आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के बनेंगे ये भी देख लो, है ना। मेंस में एक क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन बनेगा का वर्णन। ये ओवरऑल क्वेश्चन एक बनने वाला है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा नर्मदा नदी घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए, मेंस में जो 11 नंबर क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा आपसे एक चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना का वर्णन कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपसे 200 शब्दों में पूछे जा सकते हैं और 50 शब्दों में भी पूछ सकते हैं। 200 शब्दों में आएगा तो 11 नंबर का रहेगा, और 50 शब्द में आएगा तो ये 5 नंबर को कैरी करेगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको ये ध्यान रखेंगे, वो सब 3-3 नंबर पर जाएंगी। इसके बाद हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि नदी घाटी परियोजनाएं हैं क्या और इनका महत्व क्या है ना, क्यों इनको बनाया गया है। तो इसी से संबंधित है मध्य प्रदेश नदी घाटी परियोजनाएं जितनी भी चलाई गई हैं वो सभी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। क्या है? सब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं वो। अब उनके कुछ फायदे भी हैं और उनके कुछ नुकसान भी है। हमको ये भी देखना है कौन से इनके फायदे हैं और कौन से इनके नुकसान हैं। अगर हम देखें कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, क्या क्या इसके सकारात्मक पक्ष हैं, तो पहली बात होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बनाई जाती हैं, एक तो बाढ़ नियंत्रण और दूसरा इसी में से सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए। दूसरी बात सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए। तीसरी बात पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, पेयजल के लिए। चौथा जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए। ये मेन टारगेट है, लेकिन इसके कुछ ऐसे टारगेट हैं जो प्रमुख ना होकर लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। जैसे कि जितने भी ये तुम्हारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं उनके कारण आसपास के क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास होता है, कुटीर उद्योगों का विकास होगा। इसके अलावा कृषि की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है, कृषि की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कुछ पॉइंट इसी में कि यहां पर हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो वनीकरण को भी बढ़ावा मिला है ना, वनीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये जो पॉइंट है सब ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सकारात्मक बिंदु हैं जिसके कारण से बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बड़ी आलोचना भी होती है, तो इनमें कुछ कमियां भी हैं इन परियोजनाओं की, या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को प्रकट में मिलते हैं। वो कौन कौन सी कमियां हैं हम लोग उसको देखते हैं। ये आप लोग पहले लिख लो, इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। सकारात्मक पक्ष बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, है ना, एक एक करके लिख लो। बाढ़ नियंत्रण व सूखे के प्रभाव को कम करना, दूसरा सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों का विकास होता है, कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, वनीकरण को बढ़ावा मिलता है ना, और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है, पशुपालन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सब पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी डैम है वहां पे टूरिज्म बहुत तेज बढ़ जाता है, लोग डैम देखने जाते हैं और पर्यटन का विकास हो जाता है।
बहुत बार जैसे अगर हम इंदौर की बात करें, जो यहाँ पे चोरल डैम बनाया गया है, तो वहां पर आप देखोगे नाव की व्यवस्था है, रिसोर्ट बना दिए गए हैं, तो एक अच्छा खासा वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है। तो एक तरह से जो आसपास के लोग होते हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि लोग वहां पे आसपास चाय और छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट की स्थापना कर लेते हैं। तो इस कारण से इनका सबका बड़ा ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब अगर हम लोग इसके नकारात्मक एस्पेक्ट में आए कि क्या क्या इसके नकारात्मक बिंदु हैं, क्यों इसकी आलोचना की जाती है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं, एक तो ये परियोजनाओं में अत्यधिक वित्त की आवश्यकता होती है, अत्यधिक वित्त की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, जहां पर ये परियोजनाएं डाली जाती हैं वह भूकंप की दृष्टि से अति संवेदन हो जाते हैं, भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि बहुत बड़े डैम की जब स्थापना की जाती है तो एक बहुत बड़ी कृषि भूमि जो है, बड़ी कृषि भूमि जो है जलमग्न हो जाती है ना। विस्थापन की समस्या आती है, एक बहुत सारे गांव इसके डूब में आ जाते हैं तो विस्थापन करना पड़ता है, तो विस्थापन की समस्या देखना पड़ता है। बड़े बड़े वन जो हैं ये भी जो हैं जलमग्न हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वहां पर जल भराव या जलाक्रांत की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां से ये डैम बनाए जाते हैं तो जलाक्रांत की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक तरह से मतलब मृदा का क्या होने लगता है, मृदा जो है अनुपजाऊ होने लगती है, वहां के आसपास की मृदा जो है अनुपजाऊ होने लगती है। तो हमने देखा अत्यधिक वित्त की आवश्यकता है, और एक पॉइंट यहीं पे लिखना, बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती बनने के लिए, लंबा समय लग जाता है, लंबे समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये इसके कारण से इसका, जैसे कि सबसे बड़ी बात सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी में लगी है, इसको बनाने में 57 साल लग गए, और इसी कारण से मेधा पाटेकर और अन्य लोगों ने इसका व्यापक विरोध किया, क्योंकि इसमें विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर आई, बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहर लोगों के डूब गए, और जो घर थे पुराने, और इन सब लोगों को नई जगहों पर शिफ्ट कराया गया। तो इन स्थितियों के कारण जो है बड़े बांधों का विरोध किया जाता है, और कहा जाता है कि छोटे डैम बनाया जाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, छोटे डैम बनाना चाहिए। तो ये जितनी समस्याएं दिख रही हैं इनके लिए कम वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, समय भी कम लगेगा, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील नहीं हो पाएंगे, ये कृषि भूमि खराब नहीं होगी, हमारे विस्थापन की समस्या भी छोटे पैमाने पर आएगी, तो इन सब बड़े वन भी हमारे जलमग्न नहीं हो पाएंगे, तो जलाक्रांत की स्थिति भी छोटे क्षेत्रों पर आएगी। तो जलाक्रांत मतलब जहां पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां की जमीन पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जल का एक तरह से आतंक हो गया, और वो जो जमीन होती है वो खारे पानी लवणीयता उसमें बढ़ती जाती है, तो उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, इसको बोलते हैं जलाक्रांत, है ना, जल का आक्रांत। तो जलाक्रांत से बन गया, तो ये इसके सब निगेटिव एस्पेक्ट है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि किसी भी नदी घाटी परियोजनाओं के सकारात्मक पक्ष क्या हैं और नकारात्मक पक्ष क्या हैं, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि जितनी भी नर्मदा नदी घाटी परियोजना है या चंबल नदी घाटी परियोजना है या अन्य नदी घाटी परियोजना है, वो सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। और चूंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के सकारात्मक नकारात्मक पक्ष ये हैं, तो नदी घाटी परियोजनाओं के भी सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को टैकल करने की पहली बात की थी कि हम लोग मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना का, चंबल नदी घाटी का। मध्य प्रदेश पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तीनों क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। हमको ध्यान ये रखना है, जब हम नदी घाटी परियोजनाएं लिखेंगे तो नर्मदा नदी में जो परियोजनाएं बनी हैं और इसकी जो सहायक नदियों में परियोजनाएं बनी हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। नाम ही क्या है, नर्मदा नदी घाटी, तो नर्मदा नदी व इसकी सहायक नदियों में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, आपको पता है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजनाओं में 29 बड़े डैम बनाए गए हैं, 135 मध्यम और लगभग 3000 छोटे। इनकी सबकी व्याख्या करना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बड़े बड़े
जो बहुत महत्वपूर्ण डैम है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बनाना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना अब देखो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 200 शब्दों में आएगा। तो हम नर्मदा नदी के बारे में इंट्रोडक्शन के नाम पे 2-3 लाइन लिखेंगे बस, इसके बाद सीधे परियोजना में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा, है ना। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। लिखना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में वर्णित है, जीवन रेखा के रूप में माना जाता है, और इसका उद्गम अमरकंटक के पठार जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है से होता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, और इसमें इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं। ध्यान रखना 22 नदियां दक्षिण से आती हैं, 19 नदियां उत्तर से आती हैं। इसका रीजन ऐसा क्या है, क्योंकि नीचे सतपुड़ा का पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत में अत्यधिक जल वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण से यहाँ से अधिक नदियों का उद्गम होता है। 22 नदियों का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से, 19 ऊपर से, टोटल इस तरह इसकी 41 सहायक नदियां नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, अब लिखना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। तो पहला लिखना, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। इसकी नींव जो है 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी, और नर्मदा नदी घाटी परियोजना में यह सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि इसमें एक जलाशय बनाया गया है, बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है, बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नर्मदा नदी में ध्यान रखना, ये परियोजना यहाँ पे आती है जब, तो यहाँ पे इंदिरा सागर है, इसके बाद तुम्हारी ओंकारेश्वर है, इसके बाद महेश्वर है। ध्यान रखना ये कौन सी है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, इंदिरा सागर परियोजना है, इसके बाद तुम्हारी ओंकारेश्वर परियोजना है, और इसके बाद महेश्वर परियोजना है। ये चित्र में ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे जलाशय बनाया गया है, और इस जलाशय से आगे जो है इनको पानी जो है बाद में रिलीज किया जाता है, यहाँ इसको भी, है ना। इसी पार्ट का बड़ा जलाशय किसमें बनाया गया, इंदिरा सागर में जलाशय बनाया गया है, जहां पर वाटर स्टोरेज किया जाता है, और बरसात के बाद रेस्ट टाइम पर जब पानी का अभाव रहता है तो इन सभी को पानी यहां से छोड़ा जाता है। 1984 में जो है इसकी नींव रखी गई थी इंदिरा सागर परियोजना की, और किस जिले पे है ये, खंडवा जिले पर है। इसमें है खंडवा जिले में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, ध्यान रखना खंडवा जिले में इसकी स्थापना की गई है। ये कुल कितने मेगावाट परियोजना है, कितनी मेगावाट परियोजना है ये, हाँ ये टोटल कितनी है, 1000 मेगावाट परियोजना। ध्यान रखना सबसे बड़ी परियोजना इसमें यही है, 1000 मेगावाट परियोजना ये है। तो मतलब इंदिरा सागर परियोजना भी एक तरह से बहुउद्देशीय परियोजना अपने आप में है, सिंचाई, पेयजल, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ इससे पैदा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना हमको कि 1000 मेगावाट की परियोजना है। इसमें ये भी लिखना बच्चों, इसमें एक बड़ा जलाशय बनाया गया है, और इस जलाशय से, है ना, इस जलाशय से ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना
वह सरदार सरोवर परियोजना को, सरदार सरोवर बाद में गुजरात में चली जाएगी, यहाँ पर ये चारों लिख लेना, यहाँ पर ये गुजरात आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना स्टेब्लिश है। इन सब को पानी का जो स्टोरेज छोड़ा जाता है, कहां से छोड़ा जाता है, इंदिरा सागर जलाशय, इसमें एक जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे आओ, और इसे जो टोटल लैंड इरिगेटेड है 1.25 लाख हेक्टर जो है, 1.23 लाख हेक्टर भूमि जो है इरिगेटेड होगी। देखो इससे ज्यादा हमको लिखना भी नहीं है, हमको सिर्फ इनकी इलेक्ट्रिसिटी क्षमता लिखना है, कहां पर है, किस नदी पर बनाया गया है, बस इतना लिख के आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाओं को हमको इससे ज्यादा वर्णन करना है। समस्याएं हम बाद में लिख देंगे एक साथ। इन सभी परियोजनाओं की समस्याएं विस्थापन की रही है, बहुत सारे गांव इसमें जलमग्न हो गए हैं। ठीक है, पहला लिख लिया, हो गया, पहला हो गया इंदिरा सागर परियोजना। क्या क्या लिखा, 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी नींव रखी गई। खंडवा जिले में इसका विकास किया गया है, मध्य प्रदेश के 1000 मेगावाट की परियोजना है, और इसमें एक बड़ा जलाशय बनाया गया है, और इस जलाशय से ही इस नदी घाटी परियोजना के जो अन्य बांध हैं, जैसे कि तुम्हारा ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना, इनको जो है पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। बस इतना लिखना। और इससे जो सिंचाई रखी गई है 1.23 लाख हेक्टर जो है, इससे सिंचाई क्षमता रखी गई है। दूसरा आना, दूसरा बनाना, ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना लिखना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर नामक स्थान पर इस परियोजना को विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर नामक स्थान पर इस परियोजना को विकसित किया गया है। नर्मदा नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। देखना, इस परियोजना से खंडवा, खरगोन व अन्य जिले लाभान्वित हो रहे हैं। लाभान्वित हो रहे हैं। इस परियोजना में देखना, इस परियोजना में 520 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लिखना, इस परियोजना के कारण आसपास के जिलों के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि, देखो ऊपर वाले का 1.23 था, 1.25 लाख था, और ये जो है 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई क्षमता प्राप्त होने लगी है। सिंचाई क्षमता प्राप्त होने लगी, बस हमको इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, और ये पानी कहां से प्राप्त करेगा ओंकारेश्वर, कहां से लेगा, एक तो इसका अपना डैम बना हुआ है, लेकिन जब कम पड़ेगा तो इस जलाशय से, है ना, इस जलाशय से इसको पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, ये चित्र जरूर बना लेना, ऐसी बना लेना कि नर्मदा नदी जा रही है, यहां पर पहले बना दिया गया कौन सी परियोजना जहां पे चलाई गई, ओंकारेश्वर परियोजना चलाई गई। इसके बाद यहाँ पे चलाई गई तुम्हारी कौन सी थी, इंदिरा सागर परियोजना, और ये फिर आई ओंकारेश्वर, ये फिर आई महेश्वर। महेश्वर कहां पे है, खरगोन पे।
खरगोन पर। और ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पे हैं? ये दोनों जो है खंडवा के अलग अलग स्थानों पर स्थापित की गई हैं, तो इसको भी पानी जो है आपूर्ति यहाँ पर हो रही है। ठीक, तीसरा परियोजना आ जाओ, लिखना महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना लिखना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो खरगोन जिले के किस स्थान पर डाली गई है? महेश्वर। किस स्थान पर डाली गई है? महेश्वर, इसीलिए इसका नाम ही महेश्वर परियोजना है। ठीक, लिखना आगे, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है। पहली वाली की थी 1000, दूसरी वाली की थी 520 और तीसरी वाली की हम लोग ले रहे हैं 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। लिखना, यह एक ऐसी परियोजना थी जिससे वनों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। वनों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अब चौथी परियोजना इसकी पढ़ना, बनाना सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक। अब देखना, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी फाउंडेशन किसने रखा? सरदार सरोवर परियोजना की स्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1961 में इसकी स्थापना की गई सरदार सरोवर परियोजना की। और किसके द्वारा डाला गया? पंडित नेहरू के द्वारा डाली गई। भारत की सबसे ज्यादा विवादित परियोजना यही थी और इसको बनते बनते लगभग 19 जाकर के 2017 में यह बन के कंप्लीट हो पाई और राष्ट्र को समर्पित की गई। सोचो 61 में इसका फाउंडेशन डाला गया, लगभग 57 वर्ष इस परियोजना को तैयार होने में लगा और इसकी ऊंचाई को लेकर बड़ा विवाद था और इसी ऊंचाई को लेकर के यह न्यायालय में अटका पड़ा था पूरा प्रोजेक्ट। और दूसरा, क्योंकि एक लंबी परियोजना थी, विस्थापन को लेकर के भी समस्या बनी हुई थी और इस कारण से ये परियोजना 1961 से शुरू होकर के सोचो जाकर के 2017 में, मतलब पंडित नेहरू ने नींव रखी और राष्ट्र को समर्पित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार को प्राप्त हुआ और इसको जाकर के राष्ट्र को समर्पित की गई। ये भी याद रखना, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये 4 राज्यों की परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान। जो सरदार सरोवर परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जाएगा उसका 57% विद्युत तो मध्य प्रदेश को मिल जाएगा, और जो 27% विद्युत रहेगी वो महाराष्ट्र को मिलेगी और जो 16% बचेगी वो जो है गुजरात को मिलने, मतलब राजस्थान को इससे विद्युत उत्पादन में कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी गई है। सिर्फ उनको सिंचाई सुविधा और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई इस परियोजना से, ये हमको दिमाग में रखना है। ठीक है, लिख लो सरदार सरोवर परियोजना। और इसमें टोटल कितने मेगावाट की लाइट रखी गई है? 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लिखना सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित की गई है, गुजरात में निर्मित है, गुजरात में निर्मित है। इसकी नींव 1961 में पंडित नेहरू के द्वारा डाली गई थी। है ना? भारत की सबसे ज्यादा विवादित परियोजना थी, भारत की सबसे ज्यादा विवादित परियोजना थी जिसको पूर्ण होने में 57 वर्ष लगे।
जिसको पूर्ण होने में 57 वर्ष लगे और 2017 में यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुई। लिखना विवाद का कारण विस्थापन व इस बांध की ऊंचाई थी। विवाद का कारण इस विस्थापन व इस बांध की ऊंचाई थी और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसकी ऊंचाई 138.8 मीटर रखी गई। 138.8 मीटर रखी गई। ये समझ रहे हो कितने मंजिला हो गई ये? इसकी हाइट को समझना है तो 3 फीट होते हैं 1 मीटर पर। मल्टी की जो एक फ्लोर होता है नीचे वाला 10 का रहता है, ऊपर का 9 रहता है, ऊपर का 9 रहता है। इसको फीट में बदल दो तो गुणे 3 का कर दो, है ना? तो कितना आ जाएगा? करीब करीब 400 फीट आ जाएगा। 400 फीट मतलब ये 45 मंजिल के आसपास, 45 मंजिल जितनी ऊंचाई बिल्डिंग होगी उतना ऊंचाई डैम रखा गया ये। और आशंका सही भी है थोड़ी बहुत, अगर ये कभी खुदा ना खास्ता कुछ इसमें दुर्घटना हो जाए तो क्या होने वाली स्थिति है ना? तो लेकिन ये गुजरात के लिए ब्लेसिंग है क्योंकि गुजरात में पानी की बड़ी कमी है और इसने हजारों गांवों को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करा दिया है और इसके कारण से वहां का औद्योगिकरण भी काफी तेज बढ़ा है। तो ये वहां के लिए तो ब्लेसिंग है निश्चित रूप से, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक वही है हाइट को लेकर के। तो इस बांध के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। 1.2 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो हाइट है 138.8 मीटर इसकी हाइट है। ये दोनों डेटा आप अपना लिख लेना इसमें। और इसमें जो है 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। कितना? 1450 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, 1450 मेगावाट का लक्ष्य इसमें रखा गया है। लिखना इस परियोजना ने गुजरात की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? 4 राज्यों की परियोजना है ना? यहां से क्वेश्चन बना सकता आपसे कि सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की है, तो ये ध्यान रखिएगा 4 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। और जो उत्पादन होने वाला है विद्युत का 57% इसको मिलने वाला है, 27% इसको मिलने वाला है और जो है 16% इसको मिलने वाला है। विद्युत उत्पादन में ये टारगेट रखा गया है, ये लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश को 57%, ठीक लिखना। इसके अलावा नीचे आना, उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना, नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना, तवा परियोजना, मान परियोजना, जोबट परियोजनाएं आदि संचालित हो रही हैं। जोबट, मान, जोबट आदि परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। एक लाइन नीचे और लिखना कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना ने मध्य प्रदेश व गुजरात की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। ये हमारी
पूरी परियोजना हो गई। कौन सी हो गई हमारी? पहली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, एक चित्र भी हम बनाएंगे नर्मदा नदी पर, और कोशिश ये करना कि एक फिगर ड्रॉ करके नर्मदा नदी का, कितने शब्द में हम लोग ने आंसर लिख लिया है? ज्यादा तो नहीं हुआ है? ठीक है, तुमको कौन सा पूरा याद आने वाला वहां पे? ठीक है, ये नर्मदा नदी बहा देना यहां से, चली गई नर्मदा नदी यहां से, है ना। अब इसके बाद यहीं से ले लेना खंडवा को, यहाँ पे है ना, और इसके बाद यहाँ पे दिखा देना तुम्हारा ओंकारेश्वर, फिर महेश्वर, और फिर यहाँ पे दिखा देना सरदार सरोवर परियोजना। और यहाँ पर एक जलाशय बना देना, बड़ा सा दिखा देना, इसका नाम ही रखा गया है इंदिरा सागर जलाशय, इसका नाम रखा गया है इंदिरा सागर जलाशय, इसका नाम है। ये चित्र जरूर ड्रॉ करना, इससे आपको उसको पता चल जाएगा, आप इसको प्रॉपरली समझ रहे हो, है ना। तो ये इंदिरा सागर परियोजना हो गई, ये ओंकारेश्वर परियोजना हो गई, और ये महेश्वर परियोजना, और ये सरदार सरोवर परियोजना हो गई। ये आप ध्यान रखना, इंदिरा सागर परियोजना, है ना, फिर इसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना, इसके बाद महेश्वर परियोजना, और फिर ये सरदार सरोवर परियोजना। मतलब इस जलाशय से, ये जो जलाशय बना हुआ है, यहाँ से इसको भी पानी मिलता है, इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, और इसको भी मिलता है आवश्यकता पड़ने पर। बहुत बड़ा जलाशय है। कहा जाता है कि जो सतलुज में भाखड़ा नांगल बनाया गया है, उसका 1.2 गुना ज्यादा है ये, इतना बड़ा जलाशय इसको बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, पक्का कंप्लीट हो गया। आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर आज अपने, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, ये चित्र बना लिया। सबसे ज्यादा फोकस करना बड़े क्वेश्चन पर फिगर ड्रॉ करने की। मध्य प्रदेश खूबसूरत सा बनाना सीख जाओ, और मध्य प्रदेश को खूबसूरत बनाने का तरीका है, भारत के चित्र से मध्य प्रदेश को पकड़ो, वहां से एग्जैक्ट मध्य प्रदेश आप बनाना सीख जाओगे। अगर आप मध्य प्रदेश के चित्र से मध्य प्रदेश सीखोगे तो कभी नहीं बना पाओगे। आपको कंसाइज वे चाहिए बनाने का, इसमें बहुत तरीके से दिया रहता है, आप इससे ड्रॉ करो अपने एटलस में जाकर के, जो मध्य प्रदेश बनाया वहां से मध्य प्रदेश बनाया करो। ठीक है, कोशिश क्या करो इतना बड़ा मध्य प्रदेश बनाने की क्षमता ले आओ, 3 लाइन 4 लाइन पर, ताकि तुम्हारा स्पेस किल ना करे एग्जामिनेशन पर, है ना।